वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको जैसा पता है ऑल द न्यूज़पेपर और द इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर फाइल्स आर sent to you in your groups and you might be reading, and for facilitating you I am trying to give you the important aspects or the important news that are there in the Hindu. And if you are preparing for civil services, then you can note down these things or you can read from the paper itself. I found four news or the four informations that is word that is worthy to note in your GS. And these four things are: first is Spice Jet gets DGCA notice for safety lapses, and second is our capital Delhi is hosting the biggest shopping festival in coming year, and the third part is few eminent person of the country are nominated in Rajya Sabha. As you know that president has power to nominate 12 people, so he has nominated four members of the country. We will see it in detail. And one important thing that today ED or Income Tax Department uh, has sent a notice to cryptocurrency. So our enforcement directorate, that is the part of the Indian economic system and related to the income tax, has sent notice to cryptocurrency. And cryptocurrency is the raging economic area for the world. So this is important. And the last part would be discussion that is very important of editorial. So starting with the first one, you see the first news that is also the headline of the newspaper like the Hindu. And Spice Jets is served notice by DGCA, that is the Directorate General of Civil Aviation. क्यों दिया गया इनको ये नोटिस? बिकॉज since 2 and 3 months people are noticing some drawbacks in the service of स्पाइस जेट. और अभी हाल फिलहाल में हुआ है कि जो दुबई से बेस्ड हमारा स्पाइस जेट 737 था, जिसको आप ये इमेज में देख रहे हैं, इसको इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी कराची में क्योंकि इसके फ्यूल इंडिकेटर में कुछ माल फंक्शंस हो गया था. वहीं से मामला उठा हुआ है. तो डीजी सीए हैज taken this issue very seriously and also counted all the drawbacks that were appearing since 2 months. उन्होंने कहा है कि there were 8 times mid-air incidents, and these 8 time mid-air incidents was very nominal but it can be dangerous for the safety of the services. इसमें कुछ चीज़ें जो मेंशन किया है ईडी को, आप देखते चलिए कि जो जीडीसी ने बोला हुआ है कि स्पाइस जेट फेल टू एस्टेब्लिश सेफ एफिशिएंट एंड रिलायबल एयर सर्विसेज. बहुत बड़ी बात है किसी जेट के लिए बोला जाना कि वो रिलायबल सर्विस नहीं दे पा रहा है, सेफ नहीं है. एंड सेफ्टी इशू इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द एयर सर्विसेज. A review of the recent incidents shows airline either forced to turn back aircraft or many occasions or continue flight with degraded सेफ्टी मार्जिन. यानी जो डिग्रेडेड सबसे खराब सेफ्टी मार्जिन हुआ है उसमें भी इसको कंटिन्यू किया है, उसके बीच में उसको लौटना पड़ा हुआ है. नेक्स्ट, फॉल इन स्टैंडर्ड्स ड्यू टू पुअर इंटरनल सेफ्टी ओवरसाइट एंड फेलियर टू कैरी और आउट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस. एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस में भी इसमें सवाल उठाया गया है. एंड फेलियर टू पे वेंडर्स ऑन टाइम, क्योंकि वेंडर्स को टाइम पे नहीं दिया गया है पैसे. इसकी वजह से क्या हुआ है कि लेड टू अ शॉर्टेज ऑफ द स्पेयर्स अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल असेसमेंट इन सितंबर 2021. वेंडर्स को पैसे नहीं दिए गए इसलिए स्पेयर पार्ट्स नहीं आए, तो उसकी मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा खराबी आई है. बस काम चलाने भर का काम हो रहा है. सो ध्यान रहे कि अगर आप एयर फ्लाइट के थ्रू कहीं जाने वाले हैं, एयरवेज के थ्रू कहीं जाने वाले हैं, तो स्पाइस जेट से भी बचिएगा. इन एन इम्प्लिसिट वार्निंग द डीजीसीए सेज एयरलाइंस परमिट्स टू ऑपरेट कमर्शियल फ्लाइट वैलिड टिल मे 2023. और यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आपकी जो सेवा केवल 2023 तक है. अगर ये चीज़ें नहीं सुधरी तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा. एंड एक खास चीज़ है कि ये नोटिस किसको दी गई है ये जानना. डीजीसी हैज सर्व दिस नोटिस टू द मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह
ऑफ स्पाइस जेट। तो चेयरमैन भी और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं अजय सिंह, ये नाम याद रखना। इनको ये नोटिस सर्व की गई है और बोला गया है कि विद इन 3 वीक्स यू हैव टू आंसर इट। इट मीन्स इट इज अ शो कॉस्ट नोटिस। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूज़ का, द हिंदू का, जो हम देख सकते हैं। दूसरा जो हमने बोला कि देर इज प्लानिंग फॉर द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन इंडिया एंड दिस बिगेस्ट फेस्टिवल इज गोइंग टू हेल्ड इन कैपिटल दिल्ली। और जो आने वाला साल इसमें जनवरी जनवरी 28 से फरवरी 26 तक ही होगा। ये अरविंद केजरीवाल जी ने इसको जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इनको अनाउंस किया है। ये कई चीज़ों की वजह से इम्पोर्टेंट है। पहला, इट विल अट्रैक्ट इंडियन कस्टमर एंड फॉरेन कस्टमर्स एंड ऑल्सो इनवाइट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो एक इकोनॉमिक लेवल में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसलिए इसको आपके जीएस में जरूर शामिल करना चाहिए। नाउ लिविंग मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, दैट हाउ इमिनेंट पर्सनालिटीज आर getting respect in Rajya Sabha by our president. You see, you might have heard the name of पीटी उषा, जिनको उड़न परी भी बोला जाता है, और वो ओलंपिक में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया हुआ था। तो दिस इज द डे व्हेन शी आल्सो गेट सेलिब्रेशन। इनको आप नहीं जानते होंगे, ये इलिया राजा हैं जो बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। पहले आप ये जानिए कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको पावर होती है कि वो 12 लोगों को राज्यसभा में अपॉइंट कर सकते हैं। तो उन्होंने केवल 4 लोगों को अभी अपॉइंट किया है, बाकी की 8 सीटें खाली हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एंड दीज 4 मेंबर्स आर ओलंपिक स्प्रिंटर पीटी उषा, म्यूजिक कंपोजर इलिया राजा, एंड philanthropist वीरेंद्र हेगड़े एंड स्क्रीन राइटर वी विजेंद्र प्रसाद। इसमें एक बड़ी चीज आई है कि जो हमारे स्क्रीन राइटर हैं, स्क्रीन राइटर जो लिखने वाले होते हैं, जैसे आप सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, वहां पर चीजों को आप देखते हैं, तो उसको जो लिखता है उसको स्क्रीन राइटर बोलते हैं। स्क्रीन पे जो चीजें दिखाई जाती हैं, ये एक अच्छा साइन है राइटर के लिए, कंपोजर के लिए, लिखने पढ़ने वालों के लिए, कि दे आर गेटिंग चांस टू बी द पार्ट ऑफ द इमिनेंट पर्सन, सबसे महत्वपूर्ण पर्सन इन राज्यसभा, एंड दैट इज अ ग्रेट ऑनर। और इसमें अलग अलग स्टेट को भी रिप्रेजेंट करना होता है। तो आपको बता दें कि देयर आर these members are from the 4 states. These nominees are from the states of the Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and आंध्र प्रदेश। ये 4 जगहों से इनको चुना गया है। तो ये हमारे आज के 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट जो है वो है कि जो ईडी है उसने नोटिस सर्व किया है क्रिप्टो करेंसी को, एंड वी सेड दैट दिस इज द raging economic currency in the world. That's why this news is very important. You see, the Enforcement Directorate has sent notice to crypto exchange companies seeking information pertaining to an inquiry under the Foreign Exchange Management Act. आप एक बात ध्यान रखें कि इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, दैट इज द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू नोट डाउन। क्योंकि ईडी कैसे किसी को नोटिस भेज सकता है, तो दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड दैट थ्रू विच ईडी कैन टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर इफ देयर इज एनी फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें क्वाइन स्विच फ्रॉम विच द एजेंसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट सेट इट रिसीव्ड क्वेरीज फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। ये क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी से हुए लेन देन के विषय में जानना चाह रहे हैं कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक मनी को इकट्ठा किया जा रहा हो। सो you see, what is the statement that our approach has always been that of the transparency, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखने की बात की जा रही है। क्रिप्टो इज एन अर्ली स्टेज इंडस्ट्री with a lot of the potential and we continuously engage with all stakeholders, said CoinSwitch spokesperson. So CoinSwitch spokesperson लिखा हुआ है, इसने इस चीज को बोला हुआ है कि if there is any information that will be provided because we always hold transparency in our exchanges. अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज की आती है वो है हमारा एडिटोरियल। हम उस पर एक नज़र डालते हैं। यू सी, editorial is the soul of any newspaper, and in today's editorial we find that there's very good article by Suhasini Haidar. She has taken a view of
current situation of India and its role in between the war of Ukraine and Russia and his its stand in फ्रंट द वर्ल्ड कि इंडिया अपना क्या स्टैंड रखता है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि उन्होंने लिखा है वर्ड्स फ्रॉम बैंडंग टू रिलीव इन बाली एंड दिल्ली। ये जो बैंडंग है ये आपका इंडोनेशिया में है और एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में जो कि एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें अफ्रीका और एशिया की इतनी सारी 100 लगभग 129 कंट्रीज। Now correct the information. It was 120 countries. Near about 120 countries has participated, and they developed a movement that was NAM, known as non-aligned movement. It was related from the areas. Especially, they said that they are not going to participate with the countries who are taking part in the war. तो ये बात बोला गया था। तो इस पे नेहरू जी का उस समय जो स्टैंड था और स्पेशली ये क्यों आया था, ये आपका जो बैंडंग कॉन्फ्रेंस है 1955 में क्यों हुआ था, क्योंकि कोरिया का वार हुआ था 1953 में। 1950 से लेकर के 1953 में कोरिया में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जब ये वार हुआ तो उसके बाद में ही ये चीज़ें सामने आई। तो आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे यूक्रेन और रशिया के बीच में वार हो रहा है। तो कई सारे समिट हुए हैं, जैसे कि आप ब्रिक्स का समिट हुआ है जो कि जून 23-24 को था। उसके बाद में G7 का समिट हुआ है जो जून 26 और 27 को था। उसके बाद में नाटो का जो हमारा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, उसकी समिट हुई है 29 को। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिक्स में पार्टिसिपेट भी किया हुआ था वर्चुअली, और G7 जो कि जर्मनी में हुआ था वहाँ पर वो जाकर के पार्टिसिपेट में भी किए। और चाइना, रशिया, इंडिया, इन लोगों ने यूक्रेन के उस पार्ट पे भी डिस्कशन किया, क्योंकि जिस दिन आपका G7 का ये समिट था उसी दिन रशिया ने वॉर शुरू कर दिया था यूक्रेन पे। तो इस पार्ट पे भी चीज़ों को रखा गया। तो इंडिया का क्या रुख है इसको कंपेयर किया गया है पूरे के पूरे आर्टिकल में, और इसका रेफरेंस दिया गया है बैंडंग कॉन्फ्रेंस से जो कि 1955 में हुआ था। 1955 में जब सारे अफ्रीकन और एशियन कंट्री इकट्ठा हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका थोड़ा बहुत डिटेल दिया गया है, ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट गोइंग टू बी द मेंबर हु सपोर्ट्स वॉर। तो नेहरू जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट बोला था, इसीलिए इसमें इन्होंने वर्ड ऑफ द बैंडंग बोला हुआ है। उन्होंने नेहरू एट बैंडंग सेड, जो इंडोनेशिया में हुआ था, बोलते कि द इनएविटेबल रिजल्ट वुड बी वॉर। क्यों बोला गया था कि इफ ऑल द वर्ल्ड वर टू बी डिवाइडेड अप बिटवीन दीज टू बिग ब्लॉक्स व्हाट वुड बी द रिजल्ट। इस तरह से अगर दो वर्ड पूरी तरह से बढ़ जाते हैं कि एक नॉन अलाइंड एरिया हो जाता है, एक होता है जो वार को पसंद करता है, तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि द इनएविटेबल रिजल्ट वुड बी वॉर, इसके बाद भी वार होगा। तो उन्होंने एक सजेशन दिया था कि देयरफॉर एवरी स्टेप दैट टेक्स प्लेस इन रिड्यूसिंग दैट एरिया इन द वर्ल्ड विच मे बी कॉल्ड द अनअलाइंड एरिया। अगर कोई एरिया ऐसा अनअलाइंड है, इन्होंने दूसरी तरफ से ये भी बोला था, एक सलाह दिया था जो अदर नेशंस थे जो कि अफ्रो एशिया में नहीं था, कि उन लोगों को भी अलाइन इससे कर लेना चाहिए और युद्ध को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम युद्ध करते हैं देन इट रिड्यूस इट एरिया इज डेंजरस स्टेप एंड लीड्स द टू वॉर। अगर ऐसा होगा, दो बंटवारे हो गए तो एक युद्ध करेगा, एक शांत रहेगा। एंड इट रिड्यूसेस द ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है एक पूरे ह्यूमैनिटी का, वो खत्म हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, द बैलेंस, द आउटलुक विच अदर कंट्रीज विदाउट मिलिट्री माइट कैन परहैप्स एक्सरसाइज। जो अदर कंट्रीज हैं जो नॉन अलाइंड एरिया को फॉलो करेंगे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो दिस वाज इनफैक्ट द स्टेटमेंट एंड वेरी विटी स्टेटमेंट ऑफ द टाइम, जो कि वर्ल्ड के लिए एक नज़ीर की तरह पेश हुआ था। इसीलिए आज भी आप देखते हैं कि द हिंदू जैसा पेपर जिसमें इस चीज़ को बोला गया है, और जो सुहासिनी हैदर हैं इन्होंने इसी को रेफरेंस में लेकर के सारा का सारा ये लिखा हुआ है। तो इसको एक नटशेल में मैं आपको समझा दूं कि अभी जो हमारा इंडिया है उन्होंने उन्होंने जो G7 में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे
अपना पक्ष रखने की बात की गई। रशिया के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने वोटिंग दी किया, कहकर किया, लेकिन जब रशिया के खिलाफ ये वोटिंग करने के लिए बोला गया कि उसको बहुत सारे फैसिलिटीज से हटा दिया जाए, तो किसी ने भी उसके खिलाफ वोटिंग नहीं किया, क्योंकि 120 कंट्रीज में 93 कंट्रीज उससे बाहर हो गई। सो इन अनदर वे दे आर सपोर्टिंग, लेकिन इंडिया डिडंट कंडोन इट। इंडिया ने ना तो सपोर्ट किया और ना ही इसका अपोज किया। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने रशिया का साथ दिया, लेकिन ही हैज आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज डिसएग्रीमेंट फॉर द वॉर टाइप ऑफ द सिचुएशन। तो इस चीज को, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो हमारी विदेश नीति है, उसको समझने के लिए, लाइक वर्ड फ्रॉम द बैंडिंग टू रिलीव इन बाली एंड दिल्ली, जो ये बात कही गई है, देखिए, विद द यूक्रेन वार शेपिंग द फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर, इट इज टाइम इंडिया ब्रिंग्स ए बैलेंस्ड आउटलुक टू इट्स स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। जो हमारी इंडिया की विदेश नीति है, उसमें बैलेंस्ड पॉलिसी की लाने की जरूरत है। इट मीन्स यू आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इधर यू विश और नॉट। आप दुनिया के पार्ट हैं, चाहे आप विश करें इस चीज का होने का या ना करें। नो वन कैन एस्केप। सो कोई कंट्री नहीं बच सकती है। तो जैसे कि G7 में जो जर्मनी में हुआ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, अगर आप न्यूज से अब्रेस्ट हैं तो आपने देखा होगा कि ही वॉज द पार्ट ऑफ G7, and he also expressed his disagreement for the war and also suggested to the world कि हमको वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये एक लाइव कॉन्फ्रेंसेस में चीज़ों को बोली गई थी। सो दीज आर द थिंग्स, एंड यू सी द पिक्चर इज़ वेरी, यू सी नेहरू इसमें पिक्चर में है, और ये बंडेंग जो कि इंडोनेशिया में वहीं का दिखाया गया है। तो अगर आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ लें, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन इसका पूरा का पूरा सार यही है कि इंडिया नीड टू बी वेरी India need to stay confirm on his foreign policies. Thank you so much for today's. Further, we will see with another editorial and important articles and the news of the paper. Stay connected and stay ready for your exam and be regular in your studies.